नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डेनमार्क की। उत्तरी यूरोप का ये देश है, स्कैंडिनेवियाई देशों में गिना जाता है और अक्सर अपनी खुशहाली और एक खास लाइफस्टाइल के लिए चर्चा में रहता है। हमारे पास डेनमार्क पर काफी विस्तृत जानकारी है और आज हम उसी के आधार पर थोड़ी गहराई में जाएंगे। कोशिश करेंगे कि समझें कि डेनमार्क को इतना खास क्या बनाता है। वो उनका वेलफेयर मॉडल हो या वाइकिंग इतिहास या फिर पर्यावरण को लेकर उनकी सोच। तो चलिए इस जानकारी को जरा खोलते हैं, देखते हैं डेनमार्क की कहानी में क्या क्या है। बिल्कुल। और डेनमार्क की बात सिर्फ भूगोल या इतिहास तक ही नहीं है। ये लगातार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में, सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता रहा है। तो यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है, आर्थिक मॉडल है, कल्चर है, वो सब मिलकर इसे वाकई एक दिलचस्प केस स्टडी बनाते हैं। अच्छा, तो शुरुआत भूगोल से ही करते हैं। डेनमार्क है कहाँ नक्शे पर और कैसा दिखता है? ये उत्तरी यूरोप में है। इसके ठीक दक्षिण में जर्मनी की सीमा लगती है और बाकी तरफ से ये समुद्र से घिरा है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। राजधानी कोपेनहेगन है, सबसे बड़ा शहर भी वहीं है। और भी शहर हैं जैसे आरहूस, ओडेंस, ओलबोर्ग। बहुत बड़ा देश नहीं है, करीब 42-43 हज़ार वर्ग किलोमीटर का एरिया है और आबादी भी कोई 59 लाख के आसपास होगी। और जैसा कि हमारी जानकारी कहती है, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, यहाँ तो कई सारे द्वीप भी हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक जरूरी बात है। डेनमार्क असल में 400 से ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है और उनमें से कई पर लोग रहते भी हैं। जुटलैंड प्रायद्वीप है जो मुख्य भूमि है, लेकिन कोपेनहेगन खुद भी एक द्वीप पर है। तो ये द्वीपों का होना इसकी पहचान का एक हिस्सा है। भाषा यहाँ की डैनिश है और धर्म की बात करें तो इवेंजेलिकल लूथरन ईसाई धर्म प्रमुख हैं, जिसका असर समाज पर दिखता है। इतिहास की तरफ आए तो वाइकिंग सुनते ही डेनमार्क याद आता है। ये कनेक्शन कितना गहरा है? अरे बहुत गहरा। डेनमार्क अपनी वाइकिंग जड़ों के लिए मशहूर है। ये लोग वाइकिंग्स करीब 8वीं सदी से 11वीं सदी तक बहुत सक्रिय थे और ये सिर्फ लड़ाके नहीं थे जैसा हम सोचते हैं। अक्सर ये बड़े कुशल नाविक थे, खोजकर्ता थे, व्यापारी भी थे। यूरोप के बड़े हिस्से पर इनका प्रभाव रहा। फिर मध्य युग में डेनमार्क एक ताकतवर समुद्री राज्य बना और जो आज का डेनमार्क है उसकी राजनीतिक नींव कह सकते हैं कि 1849 के संविधान से पड़ी, जब ये संवैधानिक राजतंत्र बना। इतिहास है तो जाहिर है उतार चढ़ाव भी रहे होंगे, मुश्किल दौर भी आए होंगे। बिल्कुल। हर देश की कहानी में होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। वो एक मुश्किल दौर था, लेकिन खैर युद्ध के बाद फिर से स्वतंत्रता मिली और देश शांति से आगे बढ़ा। और आज तो डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी एक्टिव है। आप देखिए, यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, नेटो का सदस्य है, यूएन में है, शेंगन जोन में भी है जहां वीजा फ्री यात्रा होती है। तो ये दिखाता है कि ये दुनिया से जुड़कर चलने में विश्वास रखते हैं। आपने संवैधानिक राजतंत्र कहा, तो यहाँ शासन चलता कैसे है? अभी हाल में कुछ बदलाव भी हुआ है वहाँ सत्ता में। हाँ, डेनमार्क में सिस्टम थोड़ा मिला जुला है। एक तरफ संवैधानिक राजतंत्र है, दूसरी तरफ संसदीय लोकतंत्र। देश के प्रमुख तो राजा या रानी होते हैं। जैसे अभी हाल में क्वीन मार्गरेट II ने पद छोड़ा तो उनके बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक अब राजा फ्रेडरिक दशम बन गए हैं। लेकिन ये पद ज्यादातर औपचारिक हैं, सिंबॉलिक है। अच्छा। असली जो राजनीतिक ताकत है वो जनता द्वारा चुनी हुई संसद के पास है और उसी के प्रति सरकार जवाबदेह होती है। सरकार को लीड करते हैं प्रधानमंत्री और संसद एक ही सदन वाली है, उसे फोकटिंग कहते हैं। सारे कानून वही बनते हैं, नीतियां तय होती हैं, सरकार पर नजर रखी जाती है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आर्थिक तौर पर डेनमार्क कितना मजबूत है? मुद्रा तो वहाँ की डेनिश क्रोन है। हाँ, देखिए डेनमार्क की अर्थव्यवस्था काफी विकसित है, उच्च आय वाली है और उसमें विविधता भी है। एक बड़ी पहचान तो है इनकी नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। दुनिया की कई बड़ी विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनियां डेनमार्क की ही हैं। हाँ, ये सुना है। फिर फार्मास्यूटिकल्स एक बहुत मजबूत सेक्टर है। नोवो नॉर्डिस्क का नाम तो सबने सुना होगा। डायबिटीज और अब वजन घटाने वाली दवाओं के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इसके अलावा खेती और डेयरी उत्पाद जैसे उनका मक्खन और चीज दुनिया भर में जाता है। डेनिश डिजाइन और आर्किटेक्चर अपनी सादगी और फंक्शनैलिटी के लिए फेमस है और शिपिंग इंडस्ट्री भी पुरानी और महत्वपूर्ण है। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हमारी जानकारी भी यही कहती कि डेनमार्क में टैक्स रेट दुनिया में सबसे ऊंचे हैं, लेकिन साथ ही वहाँ एक बहुत मजबूत कल्याणकारी राज्य भी है। ये तालमेल कैसे बैठता है? ये तो विरोधाभासी लगता है थोड़ा। हाँ, ये सवाल अक्सर उठ पाए, पर ये विरोधाभास नहीं, ये डेनिश मॉडल का कह सकते हैं सार है।
ये बात सही है कि वहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा इनकम टैक्स और दूसरे टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सरकार से बहुत अच्छी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाएं मिलती हैं। जैसे कि क्या क्या शामिल है उसमें? उसमें बहुत कुछ है, जैसे शिक्षा लगभग मुफ्त है, यूनिवर्सिटी लेवल तक, स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए उपलब्ध हैं और बहुत व्यापक हैं। अगर कोई बेरोजगार हो जाए तो उसे अच्छी आर्थिक मदद मिलती है, बच्चों की देखभाल के लिए बढ़िया इंतजाम है, पेंशन सिस्टम भी काफ़ी मजबूत है। तो लोग इतना ज्यादा टैक्स देने में हिचकेते नहीं, मतलब आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? आमतौर पर हाँ, मतलब ज्यादातर लोगों में इसे लेकर एक सहमति दिखती है। वजहें कई हैं। एक तो पारदर्शिता, लोगों को पता होता है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है। दूसरा, जो सेवाएं मिलती हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो लोगों को लगता है कि उन्हें उनके पैसे की कीमत मिल रही है। और शायद सबसे जरूरी चीज है सामाजिक विश्वास। लोगों का सरकार पर, संस्थाओं पर और एक दूसरे पर भरोसा काफी ज्यादा है। वहां ये सोच है कि समाज के हर सदस्य का ध्यान रखना सबकी जिम्मेदारी है। तो ये मॉडल दिखाता है कि ज्यादा टैक्स, आर्थिक तरक्की और सामाजिक बराबरी, ये सब एक साथ चल सकते हैं अगर सही नीतियां हों और समाज में तालमेल हो। ये वाकई में समझने वाली बात है। अच्छा, अब थोड़ा डेनिश कल्चर और लाइफस्टाइल की तरफ चलते हैं। एक शब्द है जो डेनमार्क के साथ बहुत जुड़ता है, ह्यूगे। क्या है ये असल में? हाँ, ह्यूगे। इसको किसी एक शब्द में समझाना थोड़ा मुश्किल है। ये सिर्फ आरामदायक होने जैसा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये एक एहसास है, एक माहौल बनाने की कला है, जीने का एक तरीका है। इसका मतलब है छोटी छोटी साधारण चीजों में खुशी ढूंढना, सुकून भरे पल बनाना, अपनापन महसूस करना, गर्मजोशी। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए दोस्तों के साथ घर पर बैठे हैं, मोमबत्ती जल रही है, हल्की बातें हो रही हैं, या कड़ाके की ठंड में हाथ में गर्म कॉफी का कप लेकर आराम से बैठना, या परिवार के साथ बिना किसी भागदौड़ के समय बिताना। ये बाहरी दिखावे की बजाय अंदर की शांति, सुरक्षा, संतोष पर जोर देता है। ह्यूगे के अलावा डेनिश कल्चर में कला साहित्य का भी महत्व है। हांस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानियां तो हम सबने बचपन में सुनी ही हैं। और डिजाइन, खासकर वो मिनिमलिस्ट और फंक्शनल डिजाइन, उसके लिए तो डेनमार्क जाना ही जाता है। और रोज की जिंदगी में क्या चीजें खास दिखती हैं? एक चीज जो फौरन नजर आती है वो है साइकिल का इस्तेमाल। डेनमार्क, खासकर कोपेनहेगन जैसे शहरों में साइकिल चलाने के लिए दुनिया का शायद सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लोग काम पर जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने या बस यूं ही घूमने के लिए खूब साइकिल चलाते हैं। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं, बहुत साइकिलें दिखती हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक सस्ता और सेहतमंद तरीका नहीं आने जाने का, ये उनके पर्यावरण के प्रति लगाव और जीवन की थोड़ी धीमी गति को पसंद करने का भी प्रतीक है। और इसके साथ ही सामाजिक बराबरी। डेनिश समाज में इस बात पर बहुत जोर रहता है कि आमदनी और अवसरों में ज्यादा फर्क न हो, लोगों के बीच बराबरी का भाव हो। ये सब सुनकर तो वहां जाने का मन करता है। अगर कोई डेनमार्क घूमने जाए तो कौन सी जगह हैं जो जरूर देखनी चाहिए, जो वहां की संस्कृति और जीवन शैली की झलक दें? अरे, देखने के लिए तो बहुत कुछ है। राजधानी कोपेनहेगन में ही कई दिन लग जाएं। वहां वो रंगीन घरों वाली न्या भवन नहर है, उसके किनारे टहलना, बोट राइड करना, फिर वो लिटिल मर्मेड की मूर्ति है, छोटी सी है पर फेमस बहुत है, और टिवोली गार्डन्स, दुनिया के सबसे पुराने मनोरंजन पार्कों में से एक है, रात में बहुत खूबसूरत लगता है। ये सब शहर का अनुभव और ह्यूगो का थोड़ा एहसास देते हैं। बच्चों के साथ जा रहे हैं या लेगो पसंद है तो विलेंड शहर में असली लेगोलैंड पार्क है, वो भी डेनिश क्रिएटिविटी का नमूना है। इतिहास में दिलचस्पी है तो रॉस्किल्डे शहर में वाइकिंग शिप म्यूजियम है, वहां 1000 साल पुराने वाइकिंग जहाजों के असली अवशेष रखे हैं। अच्छा, वाइकिंग जहाज। हाँ। और ओडिन शहर में महान कहानीकार हांस क्रिश्चियन एंडरसन का घर और म्यूजियम है। और इनके अलावा डेनमार्क के लंबे समुद्री तट हैं, रेत के टीले हैं, छोटे छोटे प्यारे से गांव हैं तटों पर। वहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल बहुत अच्छा है। साइकिल चलाने और हाइकिंग के लिए भी बेहतरीन जगह। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हमने वेलफेयर मॉडल में की थी, नागरिकों के लिए इनकी अहमियत तो बहुत ज्यादा होगी फिर। बिल्कुल, ये डेनिश वेलफेयर स्टेट के दो सबसे मजबूत खंभे हैं। डेनमार्क अपने सभी नागरिकों को बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी तक बहुत अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मुफ्त देता है। मकसद यही है कि हर किसी को मौका मिले अपनी काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ने का, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। सही। और ऐसे ही हेल्थ केयर सिस्टम है, वो भी मुख्य रूप से टैक्स के पैसे से चलता है और लगभग सबके लिए मुफ्त है। डॉक्टर को दिखाना हो, अस्पताल में भर्ती होना हो, जरूरी दवाएं लेनी हो, लोगों पर सीधा खर्चा बहुत कम आता है या नहीं आता। तो ये दोनों चीजें, शिक्षा और स्वास्थ्य, लोगों को एक तरह की सुरक्षा और अवसर देती हैं।
और यही वजह है कि वहाँ जीवन का स्तर इतना ऊंचा माना जाता है। और शायद यही सब कारण है कि डेनमार्क लगातार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। यूनाइटेड नेशंस की वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, उसमें हमेशा टॉप पर रहता है। हाँ, निश्चित रूप से। खुशहाली कोई एक चीज से नहीं आती, कई चीजें मिलकर इसे बनाती हैं। डेनमार्क को देखें तो वहाँ ऊंचा जीवन स्तर है, मजबूत सामाजिक सुरक्षा है जो लोगों को मुश्किल समय में जैसे बेरोजगारी या बीमारी में सहारा देती है। काम और निजी जिंदगी में अच्छा संतुलन है। वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अहमियत दी जाती है। सरकार पर और अपने साथी नागरिकों पर भरोसा बहुत ज्यादा है। व्यक्तिगत आज़ादी है, अपनी मर्जी से जीने की छूट है। ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। और जैसा हमने पहले कहा, ह्यूगे जैसी जो सोच है वो भी मदद करती है, लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में संतोष और खुशी ढूंढने को प्रेरित करती है। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सामाजिक जुड़ाव और मन की शांति की भी बात है। हमारी जानकारी में एक और बात थी जो काफी अहम लगी कि डेनमार्क दुनिया के पहले देशों में से है जिसने कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। काफी महत्वाकांक्षी लगता है ये। हाँ, ये डेनमार्क की दूर की सोच और पर्यावरण को लेकर उनकी गंभीरता दिखाता है। वो ग्रीन एनर्जी में, खासकर विंड एनर्जी में दुनिया में लीडर हैं। उन्होंने अपनी जरूरत की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा रिन्यूएबल स्रोतों से पाना शुरू कर दिया है और 2050 तक पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, ये उनके लिए एक आर्थिक अवसर भी है, क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी में डेनिश कंपनियां बहुत आगे हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो डेनमार्क की क्या तस्वीर बनती है, क्या खास बातें निकल कर आती हैं? तस्वीर एक ऐसे देश की बनती है जो कई चीजों को एक साथ साधता हुआ दिखता है। मतलब वहाँ वाइकिंग इतिहास भी है और एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजाइन भी। राजतंत्र भी है, लेकिन समाज बहुत प्रगतिशील और बराबरी वाला है। टैक्स बहुत ज्यादा है, पर सामाजिक सुरक्षा और लोगों की खुशहाली भी उतनी ही ज्यादा है। तो मुख्य बातें जो निकल कर आई वो हैं, एक कामयाब और टिकाऊ कल्याणकारी मॉडल जो लोगों के भरोसे पर टिका है, ह्यूगे वाली अनोखी सोच जो जीवन की क्वालिटी को महत्व देती है, रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया में आगे होना, लगातार खुशहाली की रैंकिंग में ऊपर रहना और सामाजिक बराबरी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का समाज में गहरे तक बसा होना। वाकई ऐसा लगता है कि सामाजिक बराबरी और पर्यावरण चेतना वहाँ सिर्फ नीतियाँ नहीं है, बल्कि ये लोगों के जीने के ढंग का हिस्सा बन गई हैं। चाहे वो साइकिल चलाना हो या यूगे के जरिए सादगी में खुशी ढूंढना। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में रह जाता है जिस पे शायद और सोचा जा सकता है। डेनमार्क का ये जो मॉडल है, जहाँ इतने ज्यादा टैक्स है, इतनी ज्यादा सामाजिक सुरक्षा है, पर्यावरण को लेकर इतनी बड़ी सोच है और लोग भी इतने खुश हैं, ये जो इतना जटिल संतुलन है, ये असल में काम कैसे करता है? और क्या दुनिया के बाकी देश जिनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियां बहुत अलग हैं, वो इस मॉडल से कुछ सीख सकते हैं या अपने हिसाब से कुछ अपना सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पे शायद आगे और विचार किया जा सकता है।